नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। म्यूज़िक की जितनी भी एग्ज़ामें होती हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, DSSB, NVS, KVS, EMRS, RPSC, MPPSC और जितनी भी ऑल ओवर इंडिया म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है, सभी की तैयारी स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। जिस श्रृंखला में मैं काफ़ी सारी थ्योरी क्लासेस भी ले चुका हूँ। अगर आपने मेरी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप जाके उसको गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें सारी म्यूज़िक एग्ज़ामों का आपको मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने पेपर सॉल्यूशन भी करवाए हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं, जिसमें मेरे MPPSC का जो ओल्ड पेपर है उसके 2 सॉल्यूशन पार्ट लेकर आया था मैं। इसके अलावा AEES का पेपर सॉल्यूशन करवाया है, UGC नेट का कराया है, और जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम आने वाली है उनका भी सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। जैसे DSSB हो गई, जिसके अभी हाल ही में वैकेंसी निकली है और उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। अगर आपने वो वैकेंसी का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं। सभी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब आज के वीडियो पे हम बात करते हैं। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको मॉक टेस्ट नंबर 1 करवाया था। वो मॉक टेस्ट नंबर 1 में यूट्यूब पे नहीं करवा पाया था क्योंकि समय का थोड़ा अभाव आ रहा था। तो मैंने आपको कहा था कि एक लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके थ्रू आप जाके उसको टेस्ट को दे सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स ने ही वो टेस्ट दिया, तो मॉक टेस्ट सभी को वो शायद उनको समझ में नहीं आया या फिर ऐसे उनको देना अच्छा नहीं लगा। तो इस बार मॉक टेस्ट 2 में मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूँ उसमें पुराने क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट नंबर 1 के थे वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं, और मॉक टेस्ट 2 के अलग से क्वेश्चन इसमें लेकर तो कुल 20 क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने वाला हूँ, जो कि आपके एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो UGC नेट हो, चाहे वो MP टेट हो आपकी, चाहे DSSB हो, NVS हो, EMRS हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, RPSC हो, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अभी मेरा एक क्रैश कोर्स चल रहा है MP टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम का, तो वो अगर क्रैश कोर्स अगर आपने नहीं लिया है और आप MP टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट मैंने 15 रखी थी, लेकिन उसको बढ़ा के मैंने आगे कर दिया है। अब ये जब तक आपके फॉर्म भराएंगे एंड तक, तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन डेट रहेगी। उसके बाद भी आप करवा सकते हैं, लेकिन फिर आपको ये 1500 रुपीज़ का पड़ेगा ऑफ़र में, ये इतने का पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी करवाते हैं तो ये आपको 1250 रुपीज़ का ही मात्र ये रजिस्ट्रेशन पड़ने वाला है। तो काफ़ी स्टूडेंट इनरोल्ड हो रहे हैं और उनको मज़ा भी आ रहा है क्लासेस में। अभी 7 क्लासेस हो चुकी है इस टेस्ट की। जैसा कि मैंने कहा है कि इसमें लाइव आपकी क्लासेस नहीं होगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी। तो 7 आपको रिकॉर्डेड क्लास तुरंत मिल जाएगी जैसे ही आप इनरोल करेंगे। इसके अलावा आपको एक सेट मिल जाएगा टॉप 150 क्वेश्चंस का, और जो हर वीक आपके टेस्ट चल रहे हैं तो उसमें 3 वीक हो चुके हैं, तो 3 टेस्ट हो चुके हैं आपके, तो वो सब आपको इसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप इसको अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, और बाकी चीज़ें आपको जैसे जैसे क्लासेस होती जाएगी वो सब प्रोवाइड करा दी जाएगी। यानी आप मान सकते हैं कि अभी अगस्त का आपका मंथ चल रहा है, 10 अगस्त है आज, तो आप मान सकते हैं कि आपका 10 अगस्त है आज, आप मान सकते हैं कि अपने अगस्त के एंड तक ये, क्योंकि 3 हफ्ते का ये पूरा बचा है तो ये चौथा हफ्ता चल रहा है, तो आपके 2 हफ्ते और आप मान सकते हैं कि 25 से 26 अगस्त तक ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप कभी भी ले सकते हैं कोर्स को, तो उसमें आपको तुरंत ही सब कुछ मिल जाएगा। तो ये थी पूरी कोर्स की डिटेल। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए आज हम हमारे टेस्ट की ओर चलते हैं, मॉक टेस्ट जो मैंने आपके लिए बनाया है।
तो यह आपका मॉक टेस्ट है जो खुल के आ गया है। अब इसमें हम पुराने भी क्वेश्चन करेंगे और नए भी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विल्लू कहाँ का वाद्य है। अब विल्लू नाम का कोई वाद्य तो हमने सुना नहीं है, तो ये कुछ लोक वाद्य हैं जो जिनके नाम आपने सुने भी नहीं होंगे। ऐसे वाद्यों को मैंने अपने क्रैश कोर्स में रखा है और ये यहाँ मॉक टेस्ट में करवाने का यही पर्पस है कि एमपी टेट के स्टूडेंट्स की भी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। तो एमपी टेट में इसी प्रकार के वाद्य अलग अलग प्रकार के पूछे गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जिन स्टूडेंट्स ने इसका टेस्ट दिया था जाके लिंक पे, तो वो उनके काफ़ी गलत भी हुए हैं क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूँ उनके अब सारे सही जाएं, तो इसलिए आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। अच्छा, विल्लू वाद्य की हम बात करें तो ये एक मटके के समान ऐसा आपका रहता है और उसके ऊपर एक धनुष आकृति, इस प्रकार की धनुष आकृति का एक आपका ये रहता है और ये आपका है घन वाद्य। कौन सा वाद्य? घन वाद्य है ये। और ये आपका ओणम जो आपका त्यौहार होता है उस पर उपयोग किया जाता है ये वाद्य को। तो आप याद रखिएगा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं विल्लू वाद्य के निरंतर दे रहा हूँ। और आंध्र प्रदेश के अलावा ये केरल में भी उपयोग किया जाता है। तो आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं ये सब। तो 2-3 बातें आपको याद रखना है कि विल्लू वाद्य केरल और आंध्र प्रदेश में उपयोग किया जाता है। दूसरा ये कि ये घन वाद्य और ओणम जो त्यौहार होता है उस पर इसका उपयोग किया जाता है, यानी जो त्यौहार होता है उस पर जो लोकगीत होते हैं उसके साथ में इसको बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, वेंकट मखी जी ने चतुर्दंडी प्रकाशिका में कितने रागों का वर्णन किया है? शायद स्क्रीन पे थोड़ा छोटा आ रहा है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं प्रीव्यू में जाके। अब ये बड़ा दिखेगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके चेंज मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, बड़ा ख्याल का आविष्कार किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुल्तान हुसैन शर्की जी। अब देखिए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम में। जो स्टूडेंट नए नए आ रहे हैं उनको ये नहीं पता है, उनके दिमाग में सीधा आता है अमीर खुसरो। लेकिन अमीर खुसरो जी ने छोटे ख्याल का आविष्कार किया है और आपके बड़े ख्याल का आविष्कार किया है सुल्तान हुसैन शर्की जी ने। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये आपका है सुल्तान हुसैन शर्की जी। बड़े ख्याल की मैं बात करूं तो बड़े ख्याल का आविष्कार 15वीं सदी में हुआ है, तो ये आप याद रखें। और छोटे ख्याल का आविष्कार अमीर खुसरो जी ने किया है 14वीं सदी में। यानी छोटे ख्याल का आविष्कार पहले हुआ है और बड़े ख्याल का आविष्कार बाद में हुआ है, जो कि किया है सुल्तान हुसैन शर्की ने। तो आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं इसको यहाँ पे टिक भी लगाते चलूँ तो देखिएगा किस प्रकार से ये खुलता है। मैंने आपको बताई भी थी प्रोसेस, लेकिन ये आपको अभी मैं लाइव दिखाऊंगा किस प्रकार से ये रहेगा। उस्ताद हलीम जफ़र अकादमी कहाँ पर स्थित है? अब ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के लिए। मैंने टेलीग्राम पे भी पूछा था जब, तो काफ़ी स्टूडेंट ने इसको गलत किया था, क्योंकि उस्ताद हलीम जफ़र खां जो सितार के हैं वो इंदौर से बिलोंग करते हैं, यानी उनका मेन तो जावरा मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो कौन से घराने के हैं? इंदौर घराने के। यानी कहा क्या जाता है, यानी है ही सही वो इंदौर घराने के। तो उस हिसाब से हर स्टूडेंट ये अंदाज़ा लगाता है कि उस्ताद हलीम जफ़र अकादमी जो है वो इंदौर में, जबकि इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई। यानी मध्य प्रदेश का एक भी शहर नहीं, ना इंदौर है, ना भोपाल है, ना ग्वालियर है, ये डायरेक्ट मुंबई में है। तो आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, माच खमाज राग कौन से कलाकार ने बनाया है? तो ये आपका है उस्ताद अलाउद्दीन खां। सिंपल सा है, कौन सा राग किसने बनाया है? तो आप ये याद रखिए कि माच खमाज राग जो है वो आपके उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट आपकी बात करते हैं,
अलाउद्दीन खां एकेडमी की बात करूं मैं तो ये भोपाल में है आपकी एकेडमी, अलाउद्दीन खां एकेडमी। 1979 में अलाउद्दीन खां साहब की ये एकेडमी का निर्माण हुआ था। और मैयर बैंड के संस्थापक भी कौन है? उस्ताद अलाउद्दीन खां। अब इसमें भी यही कन्फ्यूज़न होता है कि अलाउद्दीन खां साहब हैं मैयर के, और एग्ज़ाम में अगर मैयर ऑप्शन में आ जाता है तो स्टूडेंट जो एकेडमी है उसको भी मैयर ही लगा के आ जाते हैं, जबकि इनकी एकेडमी कहाँ है? भोपाल में। तो ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बातें पता होना चाहिए। इनमें से रानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये क्वेश्चन मेरा डालने का पर्पस ये था कि एमपी टेट के स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पात्रता में ये गलत करा था, तो इसको आप सही कर सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार से, ये वादी स्वर ही इसका करेक्ट आंसर होता है। वादी स्वर को हम राजा स्वर भी कहते हैं, जीव स्वर भी कहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और प्राचीन समय में न्यास स्वर को वादी स्वर कहा जाता था, तो ये आप याद रखिए। आज के समय में न्यास स्वर वह होता है जिस पे हम ज़्यादा ठहराव करते हैं, तो हम उसको न्यास स्वर कह देते हैं। लेकिन प्राचीन समय में जो वादी स्वर होता था उसको न्यास स्वर कहा जाता था। तो वादी स्वर के कितने नाम हो गए? एक तो राजा स्वर, एक आपका जीव स्वर, एक न्यास स्वर, और एक ये रानी जो दे रखा है ये वाला, तो आप याद रखिएगा। संवादी स्वर को हम कहते हैं मंत्री, और आपका अनुवादी स्वर को हम कहते हैं, ये संवादी का था मंत्री, आप याद रखिएगा। अनुवादी स्वर को हम कहेंगे सिपाही, और आपका विवादी स्वर यानी कि जो कभी कभार राग में यूज़ होता है, यानी विवाद के रूप में, यानी एक्चुअल में तो राग में होता नहीं है, लेकिन कोई गायक, जैसे हम केदार की बात करें तो केदार राग में कभी कभार कोमल नी का उपयोग किया जाता है उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। एक्चुअल में कोमल नी केदार राग में नहीं है, लेकिन विवादी स्वर के रूप में तो इसको हम कहते हैं शत्रु। अब थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। वादी स्वर वो होता है जिसका राग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी जो स्वर को सबसे ज़्यादा मुख्य स्वर जो होता है राग का वो वादी स्वर होता है। उससे कम मुख्य को हम कहते हैं संवादी स्वर। अनुवादी स्वर वो होते हैं जो वादी संवादी में नहीं आते, यानी बचे हुए स्वर जितने भी वो अनुवादी स्वर हो गए। और विवादी स्वर आपका शत्रु होता है, यानी कि वो राग में नहीं होता है लेकिन कभी कभार सुंदरता के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये अब इस प्रकार से इसका आंसर करेक्ट वादी स्वर हो जाएगा, इसका आपका उस्ताद अलाउद्दीन खां हो जाएगा और इसका मुंबई हो जाएगा। ये मैं टिक भी लगाते जा रहा हूँ ताकि आपको आखिरी में एंड में मैं बताऊँगा किस प्रकार से क्या रहता है। सैनी घराने में कितनी गमकों का वर्णन मिलता है? तो ये आपकी आती है 22 गमक। ये कुछ अलग क्वेश्चन से डिफरेंट। 20 गमक का वर्णन मिलता है आपके संगीत परिजात में। संगीत परिजात काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये सब आप नोट करते रहिए जो मैं बता रहा हूँ। संगीत पारिजात ये आपका है। चलिए, और 15 गमकों का वर्णन सारंगदेव जी ने बताया है, यास्तिक ने बताया है, तो ये सब आप याद रखिए। और आपकी 10 गमकों का वर्णन जो मिलता है वो आपके दक्षिण में मिलता है। 15 तो सभी एक्चुअल में पढ़े हुए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ अलग कंटेंट है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 22 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। राग सोहनी में पंचम लगाने पर कौन सा राग बनेगा? तो ये आपका बनेगा पूरिया कल्याण। कई स्टूडेंट ने टेलीग्राम पे मैंने ये क्वेश्चन मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है पूछा था, तो कई स्टूडेंट ने इसको गलत करा था, क्योंकि शायद उनको सोहनी का पता नहीं है कि उसमें कोमल धन ही लगता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने पूरिया धनाश्री लगा दिया था। लेकिन इसमें आएगा पूरिया कल्याण, क्योंकि सोहनी में शुद्ध दैवत लगता है और तीव्र म का उसमें तीव्र म कोमल रे, तो इस प्रकार से ये पूरा रहता है। तो उसमें अगर हम प को लगा देंगे तो ये आपका पूरिया कल्याण बन जाएगा। अब अगर मैं इसमें रे को शुद्ध कर दूं, यानी जो पूरिया कल्याण बना है इसमें मैं अगर रे को शुद्ध कर दूं
तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा राग बनेगा। रे को अगर मैं शुद्ध कर दूं, यह आप कमेंट करके मुझे बताइएगा बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। संगीत पारिजात में विकर्षण किससे संबंध है, यानी विकर्षण का किससे संबंध है? मुर्की से, खटका से, मींड से या गमक से? तो इसका सीधा सा आंसर आपका आ जाएगा गमक से। यहां पे भी हम टिक लगा लेते हैं, गमक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, कुश द्वीप का संबंध कौन से स्वर से है? तो कुश द्वीप का संबंध आपका है ग से। आप याद रखिएगा। सा का संबंध है जम्बू द्वीप से, नोट करते चलिए। ये सभी एग्जामों के लिए है, चाहे DSSB हो, चाहे AMRS हो, कोई सी भी एग्जाम जो भी आपकी हाल ही में होने वाली है, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है ये पूरा। जम्बू द्वीप, रे का हो जाएगा शाक द्वीप, शाक द्वीप, रे का। एक बार फिर से मैं मिटार के लिख देता हूँ, रे का हो जाएगा आपका शाक द्वीप, और ग का तो हमने बता ही दिया कि ये कुश द्वीप से है, यानी ये कुश द्वीप से ग हो जाएगा आपका। इसके अलावा जो नी है आपका, नी हो जाएगा पुष्कर द्वीप, पुष्कर द्वीप। म की बात करें तो म स्वर आपका हो जाएगा क्रोंच द्वीप, क्रोंच। प की बात करें तो प आपका हो जाएगा शालमाली, शालमाली। मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा राइटिंग मेरी ऐसा ही है शुरू से। ध आपका हो जाएगा श्वेत द्वीप, श्वेत द्वीप। कुल मिला के मैंने आपको सारे ही बता दिए। सा हो गया आपका जम्बू द्वीप, रे हो गया शाक द्वीप, ग हो गया कुश द्वीप, आपका म हो गया क्रोंच द्वीप, प हो गया शालमली द्वीप, ध हो गया श्वेत द्वीप, और नी हो गया पुष्कर द्वीप। इस प्रकार से मैंने सारे द्वीप से स्वरों के संबंध बता दिए हैं। अगर आपने मेरा एक वीडियो है, थ्योरी क्लास नंबर 2 या 3 है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान आ रहा है 2 है, तो उसमें मैंने स्वरों से सभी का संबंध बताया है, रस से, जानवरों से, रंग से, द्वीप से। अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसको जाके देख लें, उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, सारी लिंक जितनी भी थ्योरी क्लासेस है सभी की लिंक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप जाके मेरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दी है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने खुद ने फ्रेम किया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको काफ़ी चीज़ों का इसमें नॉलेज मिलेगा। 1924 में क्या नहीं हुआ था? तो कुमार गंधर्व जी का जन्म बिल्कुल हुआ था। तानसेन समारोह की शुरुआत भी 1924 में हुई थी। पंडित लाल मणि मिश्र जी रुद्र वीणा वादक, उनकी भी जन्म जो हुआ था 1924 में हुआ था, लेकिन बाबा अलाउद्दीन खां एकेडमी की स्थापना नहीं हुई थी। यानी इसमें पूछा है क्या नहीं हुआ था, तो बाबा अलाउद्दीन खां साहब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और उसकी स्थापना आपकी 1979 में हुई थी। तो यह आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, मैंने पूरा क्लियर कर दिया आपको। तो यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नारद जी द्वारा बताए गए वाद्य यंत्रों के प्रकारों में नखज किससे संबंधित है? देखिए, अब ये सीधा क्वेश्चन, अभी UGC नेट का एक पेपर हुआ था तो उसमें सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये वाद्य किस प्रकार का। उन्होंने, अब जनरली स्टूडेंट को ये पता होता है तत्, सुशिर, घन, अवनत, लेकिन इनका मतलब भी सभी को पता है कि तत् वाले यानी कि तार वाद्य, सुशिर वाले यानी हवा वाले वाद्य, घन वाले यानी कि दो धातु को टकरा कर बजाने वाले वाद्य, अवनत वाद्य यानी चमड़े वाले वाद्य। सभी को ये चीज़ पता है, लेकिन यही अगर उन टर्म्स में पूछा जाए, यानी जो नारद जी ने बताई है नखज, वायुज, लोहज और आपका चर्मज, तो उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्ज़ाम में सीधा यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो मेरे दिमाग में यही था कि आपको इस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा। तो आपका जो नखज होगा, नखज आपका तत्वाद्य से संबंधित होगा। तो इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा।
कोई सा भी वाद्य देके आपको सीधे ये 4 नाम दिए जाते हैं, तत्, सुशिर, घन और अवनत की जगह ये 4 नाम दिए जा सकते हैं। तो आपको अगर पता है कि नखज किसको बोलते हैं, तत् को बोलते हैं कि नहीं, या सुशिर किसको बोलते हैं, वायुज को बोलते हैं कि नहीं, घन किसको बोलते हैं, लोहज को बोलते हैं कि नहीं, अवनत किसको बोलते हैं, चर्मज को बोलते हैं कि नहीं, तो आप ये चीज़ गलत कर आएंगे। तो ये इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया था। अब इसमें आप तत् को बोलते हैं नखज, जैसा कि मैंने कहा, तत् को बोलेंगे नखज, सुशिर को बोलेंगे वायुज, ये नारद जी ने आपके बताए हैं प्रकार। घन को बोलेंगे आपके, घन को क्या बोलेंगे, घन को आपके बोलेंगे लोहज, लोहज, और आपके अवनत को बोलेंगे चर्मज। और इसके अलावा एक उन्होंने बताया है शरीरज। तो शरीरज जो है वो आपके कंठ से संबंधित है, इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। शरीरज, शरीरज आपके है कंठ से संबंधित। मेरा यही उद्देश्य रहता है, मैं अगर 20 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो उसी में मैं आपके तकरीबन 100 क्वेश्चन कवर करूं। इसी प्रकार से मेरा पढ़ाने का तरीका है। चलिए, जैसा कि मैंने कहा विल्लू कहाँ का वाद्य है ये हम कर चुके हैं, तो इसको हम टिक लगा लेते हैं। आंध्र प्रदेश, इसके बारे में मैं शुरू में ही आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। यह आंध्र प्रदेश का वाद्य है, घन वाद्य है। और तीसरी चीज़, केरल में भी पाया जाता है। चौथी चीज़, इसको आप केरल भी नोट कर लीजिए यहाँ पे कि ये केरल का भी वाद्य है। वाद्य किस प्रकार का होता है, कैसा रहता है, वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि एक मटका रहता है, उसके ऊपर धनुष आकृति का ऐसा बना होता है। तो इस प्रकार का ये वाद्य होता है विल्लू वाद्य। और इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन मैंने ये दी थी कि ओणम त्यौहार पर इसका उपयोग किया जाता है। ओणम त्यौहार पर जो आपके लोकगीत होते हैं उसमें ये लोकवाद्य को बजाया जाता है। अब नेक्स्ट आपका आता है दत्तिल ने कितनी श्रुतियाँ बताई है। तो कई स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधा क्वेश्चन है, दत्तिल ने कितनी श्रुतियाँ बताई हैं, तो ये आपकी हो जाएंगी 22। अब कई स्टूडेंट इसमें गलत कर देते हैं, छाछट लगाए आते हैं, जबकि इसका आंसर 22 होगा। आप सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि प्राचीन के जितने भी ग्रंथकार हैं सब ने 22 श्रुतियाँ ही मानी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको, 22 श्रुतियाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वेंकटमखी जी ने चतुर्दंडी प्रकाशिका में कितने रागों का वर्णन किया है, तो 153 रागों का उन्होंने वर्णन किया है। 75 किसने बताए हैं, लोचन ने बताए हैं, लोचन ने बताए हैं 75। छाछठ आपके किसने बताए हैं, तो छाछठ आपके बताए हैं 122। पहले देख लेते हैं, 122 आपके बताए हैं भातखंडे जी ने राग मंजरी में। भातखंडे जी ने आपके बताए हैं कौन से, उसमें राग मंजरी में। तो 122 आपके बताए हैं भातखंडे जी ने राग मंजरी में। और एक और मैं आपको बता देता हूं कि संगीत परिजात में भी 122 ही बताए हैं राग। हर ग्रंथ में अलग अलग रागों का वर्णन मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है आपका ये संगीत पारिजात। संगीत पारिजात में भी आपके 122 बताए हैं। और छाछठ बताए हैं आपके पुंडरीक विट्ठल ने। पुंडरीक विट्ठल जी ने आपके बताए हैं छाछठ 66। कौन से ग्रंथ में बताया है, इनके 3-4 ग्रंथ हैं, तो उसमें से इन्होंने बताए हैं छाछठ सदरांग चंद्रोदय में। सदरांग चंद्रोदय, चंद्रोदय में आपके छाछठ बताए हैं। तो आप इस प्रकार से इसको याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, इसका करेक्ट आंसर 153 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है मेम्ब्रोफोनिक किससे संबंधित है। अब जैसा कि मैंने नखज, वायुज, लोहज और चर्मज बताया, ऐसे आपके पाश्चात्य में भी वाद्यों को कुछ ना कुछ कहते हैं। तो मेम्ब्रोफोनिक आपका संबंधित है अवनत वाद्य से। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सुशीर को हम क्या बोलते हैं, ईरोफोनिक, ईरोफोनिक, ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं, ईरोफोनिक। फिर आपका तत् को हम बोलते हैं कॉर्डोफोनिक। ये तो अलग ही समझ में आ जाएगा, कॉर्ड से ही आप समझ जाएंगे कि
कॉर्डोफोनिक मतलब तत्, लेकिन दूसरे आपको याद करना जरूरी है। घन आपका हो जाएगा आइडियोफोनिक, इडियोफोनिक, आइडियो नहीं, इडियोफोनिक। तो इस प्रकार से आप याद रखिए। और इसमें एक एक्स्ट्रा आपकी एक श्रृंखला होती है जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोनिक, जैसे इलेक्ट्रिक गिटार हो गया। इस प्रकार का जो वाद्य आएंगे वो आएंगे इलेक्ट्रोफोनिक में। ये क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोफोनिक से आपके एमपी टेट में। सब में सारी एग्जामों के क्वेश्चन भी आपको इसमें क्लियर कर रहा हूँ। ये कुछ नया क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं। ताल योगी किसे कहा जाता है? तो ताल योगी आपकी सुरेश तलवलकर जी को, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, सुरेश तलवलकर जी को कहा जाता है। तो ये तो सुरेश तलवलकर जी को ये कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह रखा साहब जाकिर हुसैन जी के पिता हैं, सबको पता है। अल्लाह रखा खां साहब को AR कुरैशी भी कहा जाता है, AR कुरैशी। ये आपका सीधा क्वेश्चन आया था AEES में। सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कई स्टूडेंट ऐसा सोच रखते हैं कि हम EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो हम DSSB का क्यों पढ़ रहे हैं, हम DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो हम UGC नेट का क्यों पढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर कोई से भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर प्रकार के प्रश्न को हल करते आना चाहिए। म्यूज़िक क्यों होना चाहिए, बस इम्पॉर्टेंट ये है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो कौन सी एग्ज़ाम के, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो म्यूज़िक क्यों होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप उसको तैयारी करिए। जाकिर हुसैन जी गॉड ऑफ तबला कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, ये थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है, यहाँ अपन उसको क्लियर करेंगे। तो आपका जपताल होता है 10 मात्रा का। इन्होंने पूछा है कि ताल जपताल की 2.25 गुण कितनी मात्रा में होगी। तो अब यहाँ पे सभी को आड़ कुआड़ बियाड़ तो पता है, लेकिन 2.25 गुण से नहीं पता है कि 2.25 गुण किसको कहते हैं। तो 2.25 गुण किसी को नहीं कहते, 2.25 गुण बियाड़ को ही कहते हैं। बियाड़ का मतलब 2.25 गुण ही होता है, यानी 7/4। इसको जब आप करेंगे तो आपका 1.75 आपको मिलेगा। आप नहीं लगे तो करके देख लीजिएगा। 2.25 गुण इसी को कहते हैं। तो जब हम कोई भी लयकारी को सॉल्व करते हैं और कितने में होगी ये पूछा है, तो सीधा सा हम क्या करेंगे, 4/7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। होता क्या है एक्चुअल में, जैसे मान लीजिए हम दुगुन निकालते हैं तो दुगुन में हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो 10 को अगर मैं 7/4 से डिवाइड करूँगा, मान लीजिए मैं अगर इसको ऐसा लिखता 10 7/4, और यहाँ पे मैं 1 में लगाता हूँ मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से, तो जब मैं इसको पलटूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा 4/7। तो हम क्यों ना इसको डायरेक्ट ऐसे ही याद करें कि 10 × 4/7, तो हमारे लिए ये आसानी होगी। और ऐसा आप हर उसमें कर सकते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40/7, 40/7। और जब आप इसको काटेंगे, फिर से मैं एक बार लिखता हूँ 40/7, और जब आप इसको काटेंगे तो आपका 7 5 35, 5.7 आपका आंसर आएगा। तो ये आपका 5.7 इसका करेक्ट आंसर होगा। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर होगी पूछा है कि कितनी मात्रा में होगी तो उसको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर ये पूछते कि कितनी मात्रा के पश्चात शुरू होगी या कौन सी मात्रा से शुरू होगी, तो उसका कैलकुलेशन अलग है। इसका पूरा कैलकुलेशन अगर आपको देखना है तो मैंने थ्योरी क्लास नंबर 10 में आड़ कुआड़ बियाड़ का और हर एक ताल से एक जो क्वेश्चन बनता है उसका मैंने आपको डिस्क्राइब करा है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, गो थ्रू करिए, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। उस वीडियो में तो मैंने रागों के बारे में भी, समय सिद्धांत के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश की है। अच्छे से अच्छा मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश की है, तो आप उसको भी जाके देखिए, तो उससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, ताल सुलताल को कहरवा में गाने पर कौन सी लयकारी होगी। अब को बटे में का इसमें फॉर्मूला लगता है। तो सुलताल होती है आपकी 10 मात्रा की, को यानी ताल सुलताल को, जिस ताल को पूछा है तो को आ जाएगा ऊपर। दिमाग में रखिए को बटा में का फॉर्मूला, ये आप याद रखिए। तो आपका ये को हो जाएगा 10 बटे और में हो जाएगा आपका 8 यानी कहरवा।
उन्होंने साफ साफ कहा है कि ताल सुलताल को कहरवा में बजाने पर क्या लयकारी होगी। तो ताल सुलताल आपका 10 मात्रा का यानी को अपॉन में यानी कि कहरवा आपका 8 मात्रा का। अब जब हम इसको काटेंगे तो यह आपका सीधा हो जाएगा 5/4, यानी कौन सी लयकारी, कुआड़ की लयकारी। अब यहाँ पे अगर आप सीधा कुआड़ आंसर कर जाते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसका कारण ये है कि 5/4 को भी कुआड़ कहते हैं, सवा गुण को भी कुआड़ कहते हैं और 5/4 को भी कुआड़ कहते हैं, और कुआड़ तो कुआड़ ही है, तो इसलिए इसमें सारे सही हो जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 5/4 नहीं देता और यहाँ पे मैं कुछ भी 3/2 दे देता, तो कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो कुआड़ का आंसर मतलब कुआड़ ही आंसर लगा के आ जाते। अगर लास्ट में दिया होता कि बी और सी तो ए और सी तो ए और बी सॉरी तो ए और बी ना लगाते हुए वो कुआड़ को ही सही करके आ जाते। तो ये सब बातों का हमको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिर उसका आंसर करना है। नेक्स्ट आपका आता है लता मंगेशकर जी किस घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो लता मंगेशकर जी रहने वाली इंदौर की है और बम्बई में उन्होंने अपना जीवन पूरा मतलब आखिरी में उनका जो जीवन बीता है वो बम्बई में बीता है, लेकिन उनका जो घराना बनता है जिनसे वो सीखी हैं वो भिंडी बाज़ार घराने के उस्ताद हैं, उस्ताद अमान अली खां। उस्ताद अमान अली खां से उन्होंने अपनी शिक्षा ली है, उस्ताद अमान अली खां। जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनसे ये काफ़ी गड़बड़ी होती है, तो ये हमारे लता जी जो हैं भिंडी बाज़ार घराने की है, क्योंकि नए स्टूडेंट को ये लगता है कि वो इंदौर की हैं तो इंदौर घराने की हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को डीप से पढ़िए ताकि आपकी गलतियाँ ना हो। तो ये आपका कुआड़ नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर सारे सही हैं, ये आएगा, और बाकी मैंने ऊपर आपको बता ही दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन ऐसे ही लिए हैं जिसमें स्टूडेंट फंसते हैं, जिसमें उनको प्रॉब्लम होती है। राग चारुकेशी में नी स्वर को एक सेमीटोन ऊपर करने पर कौन सा राग बनेगा। अब सबसे पहले तो इसके लिए आपको रागों की नॉलेज होनी चाहिए। राग चारुकेशी में आपका ध कोमल लगता है और नी कोमल लगता है, बाकी सारे स्वर आपके इसमें शुद्ध लगते हैं। तो अगर मैं एक बनाऊं कि ये सा रे ग म प कोमल ध कोमल नी, इस प्रकार से मैं बनाऊं और आपका सा। अब मैंने क्या कहा कि आपका राग चारुकेशी में कोमल नी स्वर को एक सेमीटोन ऊपर करने पर कौन सा राग बनेगा। एक सेमीटोन का मतलब है आधा स्वर, दिमाग में रखिए, और टोन का मतलब है एक स्वर। तो सीधा सा है, अगर मैं एक सेमीटोन को ऊपर करूंगा तो कोमल नी से ये हो जाएगा शुद्ध नी। क्लियर हुआ आपको। तो शुद्ध नी अगर हुआ है तो बाकी सारे स्वर शुद्ध हो गए हैं, नी को भी इंक्लूड कर लीजिए उसमें, और ध आपका हो जाएगा वो कोमल। अब ऐसा कौन सा राग है जिसमें कोमल ध सिर्फ लगता है और बाकी सारे शुद्ध होते हैं, तो वो आपका सीधा सा आंसर इसमें हो जाएगा नट भैरव। क्या हो जाएगा, नट भैरव। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब यही मैं अगर क्वेश्चन को घुमा के दे देता, मैं पूछता कि राग चारुकेशी में राग चारुकेशी में रे को सेमीटोन नीचा करने पर, और जैसा का ये क्वेश्चन है, मतलब जैसा मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि कोमल नी को यानी नी स्वर को आधा सेमीटोन ऊपर करने पर और रे को आधा सेमीटोन नीचे करने पर कौन सा राग बनेगा, तो वो आपका हो जाता राग भैरव। तो इस प्रकार से एग्जामिनर आपको घुमाते हैं और आप घूम जाते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट आपका आता है विल्लू किस प्रकार का वाद्य है। तो ये हम शुरू में ही मैं बता चुका हूँ आपको इन्फॉर्मेशन की, ये आपका है घन वाद्य। तो इस प्रकार से हमने ये सारे क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन थे पुराने जो मैंने डाले थे। काफ़ी स्टूडेंट ने वो टेस्ट नहीं दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद बिजी होते होंगे, तो इसलिए मैं आपको पूरा ये इसी वीडियो में कवर कर दिया है। मैंने सारे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं और ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपके मॉक टेस्ट में हर 3-4 दिन रोज़ लाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी क्रैश कोर्स में मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो उसमें आपको मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन आपके हर 3-4 दिन में मैं मॉक टेस्ट लाते जाऊँगा। और जो टेलीग्राम म्यूज़िक क्विज सीरीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं उसमें एक मेरे जो एक
एक जो मैंने पेपर आपको करवाया था, यानी एक आपका पार्ट 1 आया था जिसमें मैंने 80 क्वेश्चंस उसमें करवाए हैं। तो अगर वो टेलीग्राम क्विज सीरीज़ का पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिए। टोटल मैं 1000 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए। समय के अभाव के कारण थोड़ा सा मैं लेट उसको, मतलब जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं उसको लाते रहूँगा आपके लिए, तो वो उसको कवर कर देगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैंने सारे टिक लगा दिए हैं। अब ये टेस्ट देते समय कुछ नहीं करना, ये सबमिट कर दिया मैंने बस। अब ये जैसे ही सबमिट होगा तो ये वी स्कोर खुलेगा, थैंक यू फॉर गिविंग द टेस्ट ऐसा आपको शो होगा। और वी स्कोर हम जैसे ही खोलेंगे तो ये 20 आउट ऑफ 20, मतलब कि मैंने आपको सारे क्वेश्चन सही करवा दिए हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये पूरा टेस्ट होता है। अभी जितने भी मैंने जो क्रैश कोर्स के लिए भी टेस्ट आपके बनाए हैं, जिसमें एक एक टेस्ट में 90 क्वेश्चन से, उनको भी इसी प्रकार से कंडक्ट किया गया है, जिसमें आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन भी इसमें शो होता है, ताकि स्टूडेंट को पता चले। और जो भी गलतियां होती हैं स्टूडेंट पूछते हैं तो मैं उनको बाकायदा बताता हूं कि ये प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो उसको ऐसे आप सॉल्व करिए। मेरा मकसद यही है कि आपको जॉब दिलाना। अब आपको चाहिए कि आप उस चीज़ से, मतलब आप जॉब पाना चाहते हैं और मुझसे जुड़ के फ़ायदा उठाना चाहते हैं या नहीं, ये आपको सोचना है। बाकी मेरा तो पूरा 100% हेल्प करने का ही आपको इरादा है। इसी कारण ही मैं आपके तरह तरह के नए नए प्रकार के अलग अलग आपके लिए डिफरेंट क्वेश्चन, जो दूसरे जगह आपको कहीं नहीं मिलेंगे, उस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी क्लासेस अच्छी लगती हो, और ये पेपर जो मैंने आज आपको सॉल्व कराया, ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और दिल से आवाज़ आए, तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।